नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपीटेट पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। आज हम देखेंगे यूपीटेट के एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, यानी PYQ क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इससे आप ये तय करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण चैप्टर के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि यूपीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? पहला ऑप्शन अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा ऑप्शन अल्ट्रावायलेट बी, तीसरा ऑप्शन अल्ट्रावायलेट सी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी तथा अल्ट्रावायलेट सी। इन किरणों में अल्ट्रावायलेट सी सबसे अधिक हानिकारक होती है। कौन सी? अल्ट्रावायलेट सी इन सब में सबसे अधिक हानिकारक होती है। लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है, जबकि अल्ट्रावायलेट ए एवं अल्ट्रावायलेट बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सी सबसे हानिकारक होती है? सबसे हानिकारक किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट सी किरणें सबसे हानिकारक होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण अधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण प्रभावित है। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। कौन सा? पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पे है? आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है जल में आर्सेनिक की अधिकता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पे है? पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन यूपीटेट के एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन हीलियम, चौथा ऑप्शन मीथेन। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प
ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के लिए उपकरणों, वातानुकूलित फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। इन सब में हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह कैसी गैस है? यह एक निष्क्रिय गैस है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? यह एक निष्क्रिय गैस है, यह एक निष्क्रिय गैस है हीलियम। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ये कैसी हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मापक इकाई द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी ध्वनि को हम किसके द्वारा मापते हैं? पहला ऑप्शन जूल, दूसरा ऑप्शन डेसिबल, तीसरा ऑप्शन न्यूटन, चौथा ऑप्शन नैनो इकाई। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डेसिबल इकाई द्वारा हम ध्वनि को मापते हैं। किसके द्वारा? डेसिबल के द्वारा हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का स्रोत श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई डेसिबल है। कौन सी है? डेसिबल ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 7 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन 30 मार्च, चौथा ऑप्शन 22 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन यूपी टेट की एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और 2 बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसे ओजोन दिवस के नाम से जानते हैं। यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन डीजल, दूसरा ऑप्शन पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन कोयला। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन सा? हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। जबकि डीजल, पेट्रोल, कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों, वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। हाइड्रोजन का स्थान कौन ले रहा है? हीलियम ले रहा है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित गैसों के कारण निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है?
पहला ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता के से लेकर अंधेपन का भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इसको MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से भी जानते हैं। मिक, इसी को मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किसका रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। इसको सूत्र के रूप में CH3NCO भी लिखते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। कब हुई? 3 दिसंबर सन 1984 को। कहां पर? भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में यह दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से यह जहरीली गैस का रिसाव हुआ। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है इस प्रश्न के अंतर्गत। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। ग्रीन मफलर संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन मृदा प्रदूषण से, दूसरा ऑप्शन वायु प्रदूषण से, तीसरा ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण से और चौथा ऑप्शन जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से होता है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 फक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीकी है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके। क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। ग्रीन मफलर की बात की जाएगी तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण है पहला ऑप्शन हिमनदों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और चौथा ऑप्शन वनों में वृद्धि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, भूमंडलीय तापन को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की
मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ता है। बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। इतनी सारी बातें इस प्रश्न में आपको याद रखनी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? यह भी प्रश्न यूपीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? पहला ऑप्शन जल की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन जल का वेग, तीसरा ऑप्शन जल की प्रचुरता और चौथा ऑप्शन जल के तापमान। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। किसकी गुणवत्ता में? जल की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण स्तर कम करने में विफल रहा। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था? जल की गुणवत्ता में सुधार करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट है सब्जियों एवं फलों के छिलके। गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके। दूसरा ऑप्शन घरों की नलियों का गंदा पानी। तीसरा ऑप्शन खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। चौथा ऑप्शन लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं। लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं कैसा है? यह गैसीय अपशिष्ट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं कैसा अपशिष्ट है? यह गैसीय अपशिष्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित वहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसे आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? पहला ऑप्शन डीजल, दूसरा ऑप्शन पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन द्रवित पेट्रोलियम गैस, चौथा ऑप्शन संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे सीएनजी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीएनजी। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका सही ऑप्शन होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी वाहनीय ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी वाहनीय ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? पहला ऑप्शन SO2, दूसरा ऑप्शन H2S, तीसरा ऑप्शन HCl, चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन N2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2
यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन मेथेन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन ये कैसी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी को ऊष्मीय तापन को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs आदि ये कैसी गैसें हैं? यह ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 15 जो इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 15 इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है ATP द्वारा, STP द्वारा, BOD द्वारा, WPL द्वारा। कौन सा आंसर सही होगा? BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। किसके द्वारा? BOD। BOD को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण को मापा जाता है। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD द्वारा। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। आशा है कि आज की वीडियो में जो बातें हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।